हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं। जो पहला है, आज 3 टॉपिक्स हैं, इसमें 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। पहला तो है ईडब्ल्यूएस कोटे पे जो सुप्रीम कोर्ट पे जजमेंट आया है वो है। दूसरा है एज ऑफ मिनिमलाइजेशन इन इंडो पाक रिलेशंस, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में जो एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड पीस है उसके बारे में है। और तीसरा है द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ, जो malnutrition से सफ़र करते हैं बच्चे और महिलाएं, उनसे संबंधित आर्टिकल है। कुछ चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो पहले ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन एडिटोरियल, बाकी 2 कॉलम है। इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और जो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ऐड हुआ था, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। उसको चैलेंज किया गया था। इट वॉज रिफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो जो संवैधानिक खंडपीठ थी, उसने अपना फैसला कल दे दिया। और उसमें जो जजमेंट आया है वो इस बेस पे आया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन सही है और डिसेंट के साथ आया है, 3/2 से फैसला आया है। तो उसके बारे में ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको वैलिड कर रखा है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ये डाला गया, संविधान में डाला गया था। और सिन्हो कमेटी ने इसके बारे में बताया था कि दिस कैन बी गिवन देयर एग्जिस्ट एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अमंग द अपर कास्ट। और जो अपर कास्ट होते हैं उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं और उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये बात की जा सकती है। तो फाइनली पार्लियामेंट डिड दिस पर्टिकुलर थिंग, उससे संबंधित ये है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट अमेंडमेंट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 में से 3 जजेस ने बोला रूल्ड दैट अमेंडमेंट does not violate the basic structure of the constitution. In this process, the court has recorded a major paradigm shift in its conception of what constitutes valid affirmation action. इसके बारे में बात की गई है। यहाँ से ये जो वैलिड हुआ है, इससे ये भी बात तय हो जाती है कि अब तक तो लॉजिक ये था कि ग्रुप बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। कुछ सोसाइटल ग्रुप्स रहे हैं, हिस्टोरिकल रीजन से, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ ग्रुप सोसाइटी में रहे हैं जिनके साथ भेदभाव होता रहा है। और वो जो इनजस्टिस हुआ है उसे कंपनसेट करने के लिए, उस गलती को रिपेयर करने के लिए ये रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि अपलिफ्टमेंट हो पाए। लेकिन इसको देखें तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे देखा गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस है कि इंडिविजुअल भी डेवलप नहीं हो पाया है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ये व्यक्तिगत तौर पे बैकवर्डनेस को देख रहा है और उधर ग्रुप बैकवर्डनेस को देखा जा रहा है। तो यहाँ पहली बार इंडिविजुअल बैकवर्डनेस को देखने की बात ओके हो गई है। ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी उसके बाद 1991 में भी ये कोशिश हुई थी कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दे दिया जाए। बट वो इंदिरा साहनी जजमेंट, जो मंडल कमीशन जजमेंट आया था, उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। दिस कैन नॉट बी गिवन एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, नहीं करता है। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में नहीं ये इन्फर हो पाएगा, इसलिए नहीं दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी ने इसको कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो ये है कि रिपरेशन एक्शन है उन ग्रुप्स के लिए जिनके साथ हिस्टोरिकल बेसिस पर प्रॉब्लम होती आई है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे तो एक बात ये निकल के आ रही है कि 5 में से 3 जजेस ने कहा है कि एक इशू जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ था तो 2-3 पॉइंट रेज किए गए थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो आर्टिकल
ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103वां है, क्या ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है? एक पॉइंट ये रेज किया गया था। दूसरा ये है कि जब ये 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, तो इसमें SC ST OBC कैटेगरी को नहीं लिया गया है। उनका एक्सक्लूजन उनका राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। क्या ये करता है? इस बारे में बोला है, 3 जजेस ने बोला है, exclusion of groups that already enjoy reservation from assessing this new form of affirmative action violates the equality norm which is basic structure of the constitution। तो 2 जजेस ने बोल दिया है कि इसमें कि ये EWS कैटेगरी से SC ST OBC को एक्सक्लूजन नहीं करना चाहिए। 3 ने बोला है कि जिनको ऑलरेडी मिलता है उनको इसमें रखने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज सिस्टम ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसके बारे में अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, वहाँ डिस्क्राइब किया है इसे, और वहाँ पर ये इसी आर्टिकल से आपको रिलेट कर सकते हैं एडिटोरियल से, कि अगर ऐसा होता भी है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत मान लिया जाए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में SC ST OBC को भी कंसिडर किया जाए, इंक्लूड किया जाए, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि सबको सही तरीके से फ़ायदा हो जाए, रियल बेनिफिट हो जाए। तो उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन, अखबार में एक एडिटोरियल कॉलम आया था, तो आप उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, इससे कोरिलेट हो जाएगा। तो ये बोला है कि ऑलरेडी दे एंजॉय रिजर्वेशन अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, सो उनको इंक्लूड करने की नीड नहीं है। बट 2 जजेस ने बोला है कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होता है। इस आर्टिकल में एडिटर ये भी कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केम विद कंसिडरेबल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एज वेरी फ्यू मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट इट। ओब्वियसली जब ये पास हुआ था तो इसमें सभी पार्लियामेंटेरियंस ने इसको ऑलमोस्ट ओके किया था। तो पॉलिटिकली ओब्वियसली उनका जो मोटिव है वो पॉलिटिकल होता है, बट पार्लियामेंट एज ए बॉडी को लेकर ये माना जाता है, जुडिशरी मानती है, अगर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है तो वो सही होगा। The majority acknowledges Parliament's power to create a new set of criteria and a new target for affirmative action। यहाँ पर देखा गया है कि माना जाता है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो क्रिएट करने की, कि नए क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हो सकते हैं, नए टारगेट इस्टेब्लिश हो सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन के। Their options wholeheartedly endorse the exclusion of communities that benefit from existing reservation norms, contending that such exclusion is necessary to achieve the intended objective of emancipating economically weaker sections। Obviously, अगर SC ST OBC को भी इसमें रख लिया जाएगा तो जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनको जो इंटेंडेड बेनिफिट देने की बात है वो नहीं हो पाएगी, वो फिर पीछे रह जाएंगे और अगेन उस ग्रुप में इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात मानी जा रही है। वैसे भी अगर हम ये बात मान ली जाए कि पार्लियामेंट डेफिनेटली हैज़ पावर टू क्रिएट न्यू क्राइटेरियन एंड पैरामीटर्स टू ब्रिंग इन एफर्मेटिव एक्शंस। डेटा के अनुसार देखें, जब से थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में इनिशिएट की गई थी, जब से थ्योरी आई थी कि संविधान का मूलभूत ढांचा होता है, तब से 70 अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, संविधान संशोधन हो चुके हैं। उनमें से सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। इसका मतलब अब संविधान में संशोधन होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी डिटो कर देता है, मान लेता है, राइट। यहां पर ये एडिटोरियल ये भी कह रहा है कि there was some merit in the argument that reservation cannot be used as a poverty alleviation measure। रिजर्वेशन के तौर पर गरीबी हटा दी जाए, वो रिजर्वेशन एज ए टूल थिंग कैन नॉट बी अ टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। अगेन ऑल्सो द मेजॉरिटी व्यू दैट 50% सीलिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू कास्ट बेस्ड कोटाज नॉट फॉर EWS रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो 50% की जो सीलिंग है वो कास्ट बेस्ड कोटाज में, जो इंदिरा साहनी केस, मंडल कमीशन केस में बोला गया है कि 50% की सीलिंग से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आप जितनी चाहे कैटेगरी बना सकते हैं। और बहुत एक्सट्रीम केस में, यहाँ ये याद रखना होगा,
इंदिरा साहनी केस ने ये तो बोला था कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट अगर बहुत लॉजिकल बात है, कंडीशंस ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो 50 के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये 50, 60, 40 जैसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, ये इससे ऊपर जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसको लेके बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि 50% से ऊपर नहीं जाएगा। उस नाते देखा जाए तो ये 50 के ऊपर चला जाता है टोटल रिजर्वेशन, तो बहुत बड़ी बात नहीं निकल के आती है, राइट। अब द गवर्नमेंट शुड कंसिडर बोथ ओपनिंग ऑफ EWS कोटा। अब यह एडिटोरियल का एक व्यू पॉइंट ये है, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर बोथ ओपनिंग ऑफ द EWS कोटा to all the communities and keeping the income criterion much lower than the ceiling, perhaps at the same level as the income tax slab। अब दो सजेशन दिए जा रहे हैं। एक तो एडिटर ये कह रहे हैं कि जो EWS रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें SC, ST, OBC को भी इंक्लूड कर लिया जाए। दूसरा ये है कि जो 8 लाख की लिमिट है इसको इनकम टैक्स के जो स्लैब होते हैं उसमें रखा जाए। अगर 8 लाख की लिमिट रखते हैं तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स पार्ट ऑफ दिस EWS कैटेगरी, और उसमें जो बेटर ऑफ होते हैं, अपर साइड में होते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है। जो रियली इकोनॉमिकली वीकर है उनको नहीं मिल पाता है। तो दो सजेशंस हैं, एक तो जो SC, ST, OBC को उनके इंक्लूड किया जाए, और दूसरा ये है कि जो लिमिट है, इनकम लिमिट है, रीडिफाइन की जाए, और जिससे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जिस लिमिट को दिया जाता है 2.5 लाख रुपये सालाना आय पे कोई इनकम टैक्स नहीं होता है, वही रियली बेनिफिशियरी होने चाहिए। अदरवाइज 8 लाख तो फिर बहुत लोग आ जाते हैं, और अगेन जो बेटर ऑफ होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो बेसिकली ये EWS कैटेगरी को डिटो कर दिया गया है और बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो SC, ST, OBC को है उनको इसको वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम में माना गया है और इंक्लूड नहीं किया जाता है SC, ST, OBC को, तो उनको इंक्लूड किया जा सकता है। उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीकर हैं और वो एक्सक्लूडेड रहते हैं रियल बेनिफिट से। तो दिस इज अबाउट दिस EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, राइट। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड पाकिस्तान वाला बाद में देखेंगे। द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। बेसिकली ये जो कॉलम है ये इस पे है कि जो बच्चे हैं, जो देश का फ्यूचर हैं, वो प्रोडक्टिव तब हो पाएंगे जब उनका जो बचपन है वो मालन्यूट्रिशन से संबंधित, मालन्यूट्रिशन से सफ़र नहीं करेगा। और दूसरा ये कि और बच्चों के साथ साथ जो उनकी माताएं हैं वो भी मालन्यूट्रिशन से सफ़र ना करें। अगर इन दोनों की देखभाल सही तरीके से हो जाएगी तो फिर बच्चे क्वाइट प्रोडक्टिव होंगे, और प्रोडक्टिव होंगे तभी रियल मायनों में वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जा सकता है उनको, कि वो देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अदरवाइज अगर कमज़ोर बच्चे हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको तो अनस्किल्ड लेबर फोर्स तो मिली जा रही है और रियली स्किल्ड केपेबल वर्कफोर्स नहीं मिल रही है। उसको देखते हुए एक कॉलम लिखा गया है, एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल टू लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर यह भी बात करना ज़रूरी है कि जब माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं माताएं और बच्चे, तो बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक रेमिफिकेशन भी आता है। ट्रांसलेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में हो जाता है। एक डेटा के अनुसार ये देखा गया है कि अगर बच्चे और माताएं सफ़र करते हैं मैलन्यूट्रिशन से तो 1.18 डिग्री ऑफ GDP लॉस भी होता है। अगर पर्टिकुलरली एनीमिया को ले लें, अगर बच्चों को और माताओं को एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो 1.18% ऑफ GDP लॉस एनुअल बेसिस पे हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड देयर मदर, उस पर आर्टिकल है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पहले 3 साल होते हैं, यहाँ पर जो लॉजिक लिया जा रहा है वो गर्भ धारणा से लिया जा रहा है। जो अगर आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति के जीवन में षोडश संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, और वो संस्कार तब से शुरू हो जाते हैं जब से वो गर्भ में आता है, वोम में आता है, मतलब जब बच्चे का कंसेप्शन होता है, माता के गर्भ में आता है, तब से ही उसकी देखभाल शुरू हो जानी चाहिए। मतलब हम अपने अगर एंशिएंट सिस्टम में जाएं तो वहाँ इस बात की जिक्र है कि बच्चे की देखभाल शुरू वहीं से हो जाती है जहाँ से वो गर्भ में आता है।
उसी लॉजिक को लेके कि शुरुआत बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, उसके पैदा होने से पहले ही उसकी देखभाल शुरुआत हो जानी चाहिए। और ये कहते हैं कि जो पहले 1000 दिन हैं बच्चे की लाइफ में, अब पहले को काउंट कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द कंसेप्शन टू द फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब पहले 2 साल और 1 साल जो पहले का है उनको लेकर मोटे मोटे तौर पे माना जा रहा है। 9 महीने वो हो गए और बाकी 2 साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस फेज रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरिंग ऑप्टिमल ग्रोथ, डेवलपमेंट, चाइल्ड सर्वाइवल एंड लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इनफैक्ट 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। आप समझ लीजिए 2 साल 9 महीने में 80% ब्रेन का विकास होता है। अगर इस समय ही बच्चा मालन्यूट्रिशन से सफ़र कर जाएगा, मतलब यह है स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। स्टंटिंग का मतलब एज के साथ रिक्वायर्ड हाइट ना होना, वेस्टिंग का मतलब वेट के साथ हाइट ना होना, जितना वेट है उसके हिसाब से हाइट ना होना, और अंडरवेट एज के हिसाब से वेट ना होना। तो ये स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट 3 पैरामीटर होते हैं जिस पर malnutrition को देख लिया जाता है। To address the persistent high burden of malnutrition, India has been undertaking several policy and programs. Obviously, गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया है, लंबे समय से एड्रेस किया है, बट इसमें सबसे प्रमुख हो जाती है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज पोषण अभियान, जो 2028 में शुरू हुआ था पोषण अभियान, और इसका पोषण 2.0 भी चल रहा है, जिसमें इट्स ओवरआर्चिंग गोल इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। न्यूट्रिशनल आउटकम्स का जो हम इंटेंडेड हमारा उद्देश्य है उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग, जो सिस्टम हमने बनाया है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल जो बच्चों को कंजम्पशन के लिए चाहिए, माताओं को कंजम्पशन के लिए चाहिए, दवाइयाँ, देखभाल, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो वो काम होना है वो रियली डिलीवर हो जाए। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी में ज़्यादा अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंट प्लानिंग एंड रिव्यू, मतलब न्यूट्रिशनल आउटकम्स तब हो पाएंगे जब कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, सर्विस डिलीवरी का इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन होगा, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि पोषण ट्रैकर, ये प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। पोषण ट्रैकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पोषण वाटिकाएं गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। पोषण वाटिकाओं में क्या होगा? वो फल और सब्जियां पैदा की जाएंगी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है बच्चों में, माताओं में, उनको देखा जा सकता है। पोषण वाटिकाएं, अब ये सब चीजें पोषण स्कीम के तहत, पोषण ट्रैकर टेक्नोलॉजिकल टूल है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं, और पोषण वाटिकाएं ये शुरू की जा रही हैं गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, ताकि फल सब्जी उगाए जा सके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को देखते हैं। तो अगर पोषण न्यूट्रिशनल आउटकम्स को देखना होगा, उससे ही बात बनेगी। Additionally, there has been an enhanced focus on documentation of interventions coverage in the first 1000 days, that is पोषण ट्रैकर। पहले 1000 दिन में जो डॉक्यूमेंट क्या प्रोग्रेस चल रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, एंटीनेटल चेकअप, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज कम्पेयर टू सिचुएशन, ये उसके हिसाब से बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड interventions is the key। यहां बोल रहे हैं द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वीमेन इंक्लूडिंग द वेट एंड हेमोग्लोबिन लेवल, एज एट कंसेप्शन एंड लेवल्स ऑफ मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड आर क्रिटिकल डिटर्मिनेंट फॉर चाइल्ड हेल्थ। ये बता रहे हैं कि वो जो मैंने आपको बताया एनीमिया से लेकर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 2019 से 21 में हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आप मेंस में इस्तेमाल करेंगे। 15-16 में चौथा हुआ था, अब 5वां आ गया है 2019 से 21 में। इसका डेटा एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे। इसके अनुसार ये देखा गया है कि 57% लगभग जो रिप्रोडक्टिव एज की वीमेन होती हैं, जिनको हम WRA लिख देते हैं, वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 ईयर्स, इनमें 57% महिलाएं वो एनीमिक हैं और 67% जो अंडर
पाँच साल से कम के बच्चे हैं वो एनीमिक हैं। और मैंने आपको बताया एनीमिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ, यू कैन से, डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ children in the later age. So, the criticality of preconception care, that is care before pregnancy, is acknowledged. In 2018, the Ministry of Health and Family Welfare worked with, अब एक स्टडी बता रहे हैं, केस स्टडी बता रहे हैं। इस केस स्टडी को आप यहाँ किसी भी एग्जाम में, किसी भी आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको ये बताना हो कि गवर्नमेंट का राइट इंटरवेंशन कैन क्रिएट बिग डिफरेंसेस। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने महाराष्ट्र सरकार और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक फर्स्ट एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ वीमेन ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन पीरियड इन पेठ एंड सिनार ब्लॉक्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में नासिक में इन्होंने ये एक हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। During the program, which was completed in 27 months, it was seen that promoting the health of adolescent girls and women, अगर जो बच्चियां हैं और जो adolescent girls हैं, किशोरियां हैं और महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ को अगर प्रमोट किया जाएगा, it not only improves the health of newborn but also prevents low birth weight, preterm birth and newborn deaths। ये जो होता है कि पैदाइश के समय वेट कम होता है, बच्चों की पैदाइश के बाद डेथ हो जाती है और समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो सब एड्रेस किया जा सकता है अगर किशोरियों को और महिलाओं का सही देखभाल की जाए। ये है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर, जिन्हें आशा वर्कर्स कहा जाता है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, ANMs एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, AWWs। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला इंटरफेस है कम्युनिटी और हेल्थ केयर के बीच में, पहला इंटरफेस होता है। दीज एक्टिविस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हु प्ले ए की रोल इन एम्पावरिंग द कम्युनिटी ऑन हेल्थ प्लानिंग एंड एक्शन। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है कि मदर्स एंड एक स्टडी के दौरान पोषण पखवाड़ा जब मनाया गया तो उसके तहत ये बता रहे हैं, mothers and other relatives such as grandmothers and also fathers were enlightened about the benefits of regular weight measurement। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो फादर हैं, उनका इंटरवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फोकस ये किया गया है, जो फादर होते हैं, स्पेशली मेन, स्पेशली फादर्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ में घर के जो फादर हैं उस फैमिली में, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टडीज शो दैट मदर्स आर 1.5 टाइम्स मोर लाइकली टू रिसीव प्रीनेटल केयर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन फादर्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ये देखा, स्टडी के अनुसार देखा गया है, जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने होते हैं, उसमें अगर फादर इंक्लूडेड हैं केयर में, तो महिलाओं का जो उनका जो केयर मिलने की संभावना है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है अगर फादर का इन्वॉल्वमेंट भी इस प्रोसेस में लिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक तो पोषण अभियान के बारे में बताया गया है और ये जो वर्कर्स होते हैं इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ देयर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑन द इश्यूज एंड नीड्स एट द ग्रासरूट लेवल, देयर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी हेल्थ इज मच मोर, इट इज क्रूशियल टू एम्पावर फ्रंटलाइन वर्कर्स। कहने का मतलब है ये जो आशा वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको एम्पावर करना हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इशू है मेल न्यूट्रिशन की, चाहे वो महिलाओं की हो या बच्चों की हो, तब तक ठीक से एड्रेस नहीं हो पाएगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। तो दिस इज द कॉलम अबाउट मेल न्यूट्रिशन। ये इस पेज का एक कॉलम है। तीसरा कॉलम है नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये कह सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो आजकल के संबंध हैं उनको कॉलमिस्ट ने बोला है ये कोल्ड पीस है, इट इज सम पीरियड ऑफ कोल्ड पीस। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखे जाते हैं, जैसे कि इंटेंस एंगेजमेंट, हाई वैल्यू टेरर अटैक्स, इंडियन रिस्पॉन्सेस, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स, इवेंचुअल रिजम्पशन ऑफ टॉक्स, रिंस एंड रिपीट। ये पहले हुआ करता था, जो एक नॉर्मल देखा गया है, इस तरीके से रिएक्शन होता था
Today there is no political will for any grand relationship, grand gestures and grand outreach. दोनों ही तरफ सरकारों में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेवल इन संबंधों को लेके नहीं देखा जाता है। उस बारे में ये आर्टिकल है। New Delhi appears to have realized that it requires too much time commitment, effort to make peace with Pakistan. भारत की फॉरेन पॉलिसी है, वो कह रही है पाकिस्तान के साथ पीस स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा समय और टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और कोई गारंटी नहीं है कि ये जो एफर्ट हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. This historical and experiential learning about the futility of pursuing a normal relationship with its western neighbor has led to this current phase of minimalization. भारत की तरफ से देखा जाए तो कहने का मतलब है जो ये बहुत लो लेवल पे संबंध चल रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड पीस चल रही है, उसमें ये मानना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने से टाइम भी लगाते हैं लेकिन कुछ फैसला वही रहता है, होना वही है जो होता है, और चीज़ें नहीं सक्सीड कर पाती हैं. अब इसके बारे में कॉलमिस्ट ने बोला है, देयर आर एटलीस्ट 5 रीजन्स वाई द प्रेजेंट एज ऑफ मिनिमलिज्म हैज़ कम टू कैरेक्टराइज इंडो पाकिस्तान रिलेशन. अब जो ये 2-4 फीचर 5 फीचर बता रहे हैं, 5 कारण बता रहे हैं कि ये जो मिनिमलाइजेशन है संबंध में क्या है. पहला तो यह है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बात नहीं हो रही है. द रिलेशनशिप इज द हिस्ट्री ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, फेल्ड अटेम्प्ट्स एट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल inability of to resolve conflict due to dual power center in Pakistan and lack of political will on other side. पाकिस्तान में डुअल पावर सेंटर है, आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट में एक खटपट रहती है, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल विल नहीं है. तो पहले तो ये हो ही नहीं पाया है, एक वजह है. दूसरा ये है, देयर इज नो इजी वे टू रिजॉल्व देयर कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट्स एंड गोइंग फॉरवर्ड बायलैटरल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मे गेट हार्डर ड्यू टू राइजिंग पॉपुलिज्म फ्यूल्ड बाय ऑनलाइन हेट्रेड. तो दूसरा ये है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनका कोई रेजोल्यूशन होता दिखाई नहीं देता है. दूसरी बात, जब जनता जुड़ जाती है, पॉपुलिज्म हो जाता है, हेट ऑनलाइन हेट्रेड डेवलप हो जाती है, तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है. तीसरा देखें, नन ऑफ द की बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम. अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, नन ऑफ द की बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम हैज बीन रिजॉल्व सिंस द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960. आज तक पाकिस्तान इंडिया के बीच में जितनी भी मुद्दों पर डीपर कन्फ्लिक्ट है, कोई भी रिजॉल्व नहीं हुई है, एक छोड़कर, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं. इंडस वाटर ट्रीटी तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो देशों के बीच में पानी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक मॉडल रिजोल्यूशन है. ये अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला था, ये तो बिल्कुल मॉडल है जो बहुत से देश इसे फॉलो कर सकते हैं. और वैसे देखा जाए तो भारत में भी राज्यों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इससे एक मॉडल ट्रीटी मानी जाती है. एक मैंने इसके इंडस वाटर ट्रीटी पे एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं. वो इस इंडस वाटर ट्रीटी क्यों खास थी और क्या इसकी खास बात है. मतलब ये भी बोला जाता है, अगर भारत पाकिस्तान को अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब को देख लें, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाकर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इस पर एक अलग वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं. आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी हो जाएगी. चौथा कहते हैं कि एक नया डेवलपमेंट यह है कि देयर इज ऑल्सो सर्टेन कॉन्फिडेंस इन न्यू दिल्ली टुडे दैट इट डज नॉट नीड टू टॉक टू पाकिस्तान टू इंश्योर पीस इनसाइड कश्मीर. पहले ऐसा माना जाता था कि जो कश्मीर में शांति स्थापित करनी है उसमें पाकिस्तान को से बात करनी ज़रूरी है. बट अब ऐसा हो गया है 2019 के बाद, ऐसा कुछ नहीं है. पाकिस्तान को दूर भी रखें, ना भी बात करें, तो भी हम कश्मीर में शांति स्थापित कर सकते. इसलिए भी संबंधों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है सरकार द्वारा. फाइनली ये कहा जा रहा है कि बोथ आर ऑक्यूपाइड विद जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस. पाकिस्तान भी अफगान तालिबान को लेके थोड़ा सा अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर प्रॉब्लम है वो भी एक बड़ी वजह है. तो जो इंटरनल मैटर्स हैं या अदर मैटर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज हैं, वो भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके बहुत दोनों थोड़े से कोल्ड पैच में हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं. ये बताया गया है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू इसमें निकल के आर्टिकल में बोली गई है वो ये है
कि रावलपिंडी से डील करना बेहतर है। कहने का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी कि हम तो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट से ही बात करेंगे फैसला लेने के लिए, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा अपने आप को चेंज किया है। अब उनका ये कहना है न्यू दिल्लीज एबिलिटी टू शेयर इट्स ट्रेडिशनल हेरिटेशंस अबाउट डायरेक्टली डीलिंग विद द पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अब वो पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करने में भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको तरजीह देने लगे हैं। तो वो भी एक चेंज ओवर आया है। द करंट अरेंजमेंट वेयर इन देयर इज लिटिल कॉन्टेक्ट बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद but between Rawalpindi and New Delhi has not only corrected the structural problem in Indo-Pak relations, it also appears that Pakistan army takes this direct approach much more seriously. कहने का मतलब है वहाँ की आर्मी से सीधे एड्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा निकल सकता है, वहाँ की सरकार से बात करने से फ़ायदा नहीं है। ओब्वियसली आर्मी इज़ मोर पावरफुल। और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा देश है जहाँ देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है, तो आर्मी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो दिस बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं ये अपनी मिनिमलिस्ट स्टेज पर हैं। दोनों ही देश बहुत ज़्यादा इसको नहीं इस समय हीट अप कर रहे हैं और ये अपनी बहुत उस पे पड़े हुए हैं, लो स्टीम पे पड़े हुए हैं, और उसकी वजह बताई है क्यों ऐसा है, रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं, और जो कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं उनको दोनों देश मान के चल रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करनी है, कन्फ्लिक्ट मैनेज करना है। मैनेज का मतलब करने का मतलब है अभी जो स्थिति आई है इसे कैसे मैनेज कर ले जाएं, जो लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन की तरफ वो नहीं जा पा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल इश्यूज हैं दोनों देशों की सरकारों की। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया है रादर देन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दिस आर्टिकल इज अबाउट दिस, और इसमें शुरू में बात की गई है कि 2000 जो अटैक हुआ 16 उरी में अटैक होता है, पठानकोट में अटैक होता है, और अटैक हुआ है क्या कहते हैं फिर पुलवामा में होता है 19 में, और फिर कश्मीर का जो स्टेटस चेंज हो जाता है हमारे संविधान के तौर पर। ये डेवलपमेंट जो हुए हैं 4-5 उनको लेके ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो दिस इज़ अबाउट कि क्यों इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध थोड़े से इस समय शांत दिखाई दे रहे हैं। दोनों शांत इन द सेंस कि बातचीत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं बायलैटरल बेसिस पर। इंटरनेशनल फोरा में वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, बट बायलैटरल तौर पे कुछ खास नहीं हो रहा है। जबकि फ़ायदा ये है कि अगर दोनों इसको रिजॉल्व करेंगे तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। इंडिया के लिए जो अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता है वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत यूज़फुल रहेगा इंडिया के लिए। पाकिस्तान को भी भारत से काफ़ी फ़ायदा हर तरीके से हो सकता है। तो दिस इज़ फ्रॉम द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू फ्रॉम टुडे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।